हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद मैं हूं अंशिता जिंदल, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। और बेटा मैं ऑलरेडी इस चैनल पे तुम्हें माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है उसकी शुरुआत करवा चुकी हूं। यूटिलिटी एनालिसिस खत्म हम कर चुके हैं, पिछले 2 पार्ट्स में हमने यूटिलिटी एनालिसिस खत्म किया था। आज हम करने वाले हैं हमारा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाला पार्ट। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 2 जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसका ये पार्ट नंबर 3 रहने वाला है, जिसमें आज हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करने वाले हैं। अगर तुम्हें हमारा कंटेंट अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि पूरा साल तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सबसे बेस्ट कंटेंट हमारे चैनल पर मिलने वाला है। एंड तुम्हारी 11th की अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज तीनों ही चीजों के लेक्चर यहाँ पर आपको मिलेंगे। वन शॉट लेक्चर, डिटेल लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 4 PM अकाउंटेंसी एंड 7 PM इको एंड बिजनेस स्टडीज की वीडियो आने वाली है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। शुरू करते हैं हमारी वीडियो को हमारे इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ। ठीक है, सो देखो हमने यूटिलिटी एनालिसिस में ना बेटा ऑलरेडी पढ़ा था कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी में हमने बोला था कि सेटिस्फैक्शन होती है यूटिलिटी, जहां पर भी कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, वहां पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आ जाता है। जो हमारा यूटिलिटी एनालिसिस था बेटा, उसमें हमने बोला था कि जो हमारी यूटिलिटी है ना, हम इसको मेजर कर सकते हैं। देखो एक्चुअल में हम सेटिस्फैक्शन को कभी नंबर्स के टर्म में मेजर कर नहीं सकते, तो ये बस मेरा एक अजम्पशन था कि मैं तो यूटिलिटी को मेजर कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन फिर हमारे पास कौन आया, फिर हमारे पास आए JR हिक्स। तो हमारे पास हिक्स आए और हिक्स ने बोला कि यार तुम पागल हो, मेजर कैसे कर लोगे कि मुझे इस चीज ने 10 की खुशी दी, इसने 5 की खुशी दी, इसने 6 की खुशी दी। ऐसा थोड़ी होता है। मैं बोल सकती हूँ कि इससे ज्यादा खुशी मिली और इससे कम खुशी मिली, तो मैं सिंपली कंपेयर कर सकती हूँ और रैंक कर सकती हूँ कि इससे ज्यादा खुशी मिली है, इससे कम खुशी मिली है, पर मैं मेजर नहीं कर सकती खुशी को। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ कंपैरिजन इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस निकला था। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाती हूँ जरा। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी समझाया था कि हमारी 2 तरीके की अप्रोचेस होती है यूटिलिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए। पहली थी कार्डिनल अप्रोच, जो कि यूटिलिटी वाली अप्रोच थी, जो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, जिसमें बोला था कि यूटिलिटी को नंबर्स के टर्म में मेजर कर सकते हो, और ये एक अजम्पशन थी जिसके बेसिस पे ये पूरा हमने एनालिसिस पढ़ा था। लेकिन JR हिक्स आए, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के ये जो थे एक पार्ट थे, और इन्होंने क्या बोला था कि तुम मेजर तो कर ही नहीं सकते हो अपनी यूटिलिटी को, अपनी खुशी को। तुम क्या कर सकते हो, तुम रैंक कर सकते हो। ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डे था, ये मेरी जिंदगी का वर्स्ट डे था, इस दिन मुझे अच्छा लगा था, इस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस दिन मुझे कम अच्छा लगा था। तुम रैंक कर सकते हो, तुम कंपेयर कर सकते हो, तुम नंबर्स के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हो कि इस दिन को मैं 10 नंबर दूंगा, इस दिन को मैं 5 नंबर दूंगा। मैं ऐसे नहीं करती। ये अच्छा दिन था, ये बुरा दिन था, मैं ऐसे बोलती हूँ। ठीक है, सो वी कैन रैंक, वी कैन कंपेयर। ठीक है, कोई भी 2 गुड्स एंड सर्विसेज हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें याद क्या रखना है कि इस अप्रोच का नाम क्या है। इस अप्रोच का नाम है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। किसने दिया था, एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे, JR हिक्स। इन्होंने ये चीज हमें दी थी और इन्होंने बोला था कि इसमें तुम रैंक करोगे अपनी प्रेफरेंसेस को। और जो पहले वाली हमने पढ़ी थी उसका नाम था कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जो कि किसने दी थी, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने दी थी। ये जो पुराने वाली जो पिछली अप्रोच थी जो हम पढ़ चुके, वो एक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड थी। जो अजम्पशन क्या थी कि यूटिलिटी को नंबर्स की टर्म में मेजर कर सकते हो। ये इंट्रो सबको पता होने चाहिए। अल्फ्रेड मार्शल, कार्डिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी एनालिसिस वाला, एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, इनडिफरेंस कर्व वाला, जो JR हिक्स ने हमें दिया था। अब शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। ठीक है जी, चलो तो अब शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, इनडिफरेंस कर्व वाले टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले कुछ एक assumptions देख लो कि इन assumptions के ऊपर ये बेस था। जैसे मैंने बोला कार्डिनल यूटिलिटी वाली की सबसे बेसिक assumption थी कि नंबर्स के टर्म में मेजर कर सकते हो। यहाँ पर भी कुछ एक assumptions हैं। ठीक है, क्या क्या है। सबसे पहली चीज है कि यूटिलिटी को तुम रैंक कर नहीं सकते, तुम उसको सिर्फ तुम उसको रैंक कर सकते हो, तुम उसको मेजर नहीं कर सकते। उल्टा बोल दिया। सबसे पहले assumption क्या है, तुम इसको रैंक कर सकते हो, तुम मेजर नहीं कर सकते। तुम ये कह सकते हो इस दिन मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था। हाँ, इस दिन में मजा आया था पर इतना नहीं आया था, तो ये मेरा बेस्ट डे रहेगा। ये ओके डे है, ये वर्स्ट डे है, मैं रैंक कर रही हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आई कैन नॉट मेजर कि इस दिन 10 की खुशी हुई, इस दिन 8 की खुशी हुई, इस दिन 6 की खुशी हुई। नहीं, मैं मेजर नहीं, मैं रैंक कर सकती हूँ। कंज्यूमर रेशनल है, कंज्यूमर सोच समझ के कर रहा है, किसी के दबाव में आके नहीं कर रहा है, बिना सोचे समझे नहीं कर रहा है, उसको सारी नॉलेज है। ठीक है, एंड वो अपना दिमाग यूज करके सोच समझ के ही कंपैरिजन कर रहा है, रैंकिंग कर रहा है। ठीक है, इनकम जो है उसकी वो कांस्टेंट रहने वाली है और हमें पता होगी फिक्स होगी इनकम, प्राइजेस भी फिक्स होंगे। ऑलरेडी हमने पिछले वाले
वाले में भी पढ़ा था, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहने वाली है और प्राइजेस जो हैं वो भी कांस्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे आती है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक दो चीजें मैं बेसिक समझा देती हूँ तुम्हें। जो मेरा यूटिलिटी वाला एनालिसिस था, कार्डिनल वाला एनालिसिस था, उसमें मुझे सिंपली मेजर करना था कि इस दिन को या इस चीज को मैं 10 नंबर दे रही हूँ, तो वहां पे मैं एक अकेली चीज को भी नंबर दे सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि मेरी अकेली के 10 नंबर आए हैं, मेरे टेस्ट में मेरे 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं। बट अगर मैं बोलूं कि टेस्ट में मेरा रैंक 1 आया है, तो रैंक 1 किसके कंपैरिजन में आया है? बाकी 20 बच्चों के कंपैरिजन में, या फिर 2 लोगों के कंपैरिजन में उसका सेकंड रैंक आया, मेरा फर्स्ट रैंक आया। अगर मैं अकेली ही रेस में लड़ रही हूँ, अकेली ही रेस में भाग रही हूँ, तो मैं नहीं बोल सकती मैं फर्स्ट आई हूँ। उसका कुछ सेंस नहीं बनता कि मैं अकेली लड़ रही थी, अकेली ही भाग रही थी और बोल दिया मेरा रैंक 1 आ गया। इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। तो यहाँ पे यूटिलिटी जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, डिफरेंस कर्व एनालिसिस है, यहाँ पे मुझे जब रैंक करना है, जब मुझे कंपेयर करना है, तो मुझे एटलीस्ट 2 चीजें चाहिए होंगी, तभी मैं कंपेयर कर सकती हूँ। मैं मार्क्स तो दे सकती हूँ कि मेरे 20 आउट ऑफ 20 आए हैं, पर अगर मुझे रैंक देना है खुद को, तो मुझे 2 चीजें चाहिए होंगी जिनको कंपेयर करके मैं रैंक दे सकूँ कि इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 1 है। तो यहाँ पे कंपल्सरी है कि मुझे 2 ही चीजें चाहिए। यूटिलिटी एनालिसिस में, कार्डिनल वाले में, हमने पिछले वाले में 2 चीजों का भी पढ़ा था एंड 1 कमोडिटी केस भी पढ़ा था, क्योंकि वहां पे जरूरी नहीं था कि 2 चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि 2 गुड्स होनी चाहिए ताकि दोनों को कंपेयर कर सको और बोल सको इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है। ठीक है जी। अगली चीज, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी इन 2 चीजों को लेकर। ठीक है, अगर मैं 2 चीजें ले रही हूँ, एक मेरे पास मैं एप्पल ले रही हूँ और एक मैं ऑरेंज ले रही हूँ, ठीक है, हमारा जैसा भी होता है ऑरेंज। अगर मैं आज बोल रही हूँ कि मुझे एप्पल ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू ऑरेंज, तो जिंदगी भर मुझे एप्पल ही अच्छा लगता रहेगा एज कंपेयर टू ऑरेंज। मैं कल को उठ के नींद से ये नहीं बोल सकती आज मुझे ऑरेंज अच्छा लग रहा है एज कंपेयर टू एप्पल, जी नहीं। अगर एक बार कंज्यूमर ने बोल दिया तो बोल दिया, पत्थर की लकीर हो गई। कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस चेंज नहीं करेगा। कंज्यूमर्स प्रेफरेंस डज नॉट चेंज। अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस है कि उसको एप्पल ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेयर टू ऑरेंज, तो उसे आज भी एप्पल अच्छा लगेगा एज कंपेयर टू ऑरेंज, उसको कल भी एप्पल अच्छा लगेगा, उसको परसों भी एप्पल अच्छा लगेगा। हाँ, अगर वो बोल दे कि मुझे एप्पल से ज्यादा फॉर एग्जांपल जैसे बनाना पसंद है, तो हो सकता है कि उसको बनाना एप्पल से भी ज्यादा पसंद हो, लेकिन वो कल को ये नहीं कह सकता कि मुझे एप्पल सबसे ज्यादा पसंद है। उसने एक बार जो प्रेफरेंस बता दी वो बता दी, उसने एक बार जो प्रेफरेंस बता दी वो बता दी। वो प्रेफरेंस कभी भी जाकर दोबारा चेंज नहीं हो सकते। अगर उसने बोल दिया कि एप्पल इज मोर प्रेफरेबल देन ऑरेंज, तो हमेशा हमेशा के लिए एप्पल विल बी मोर प्रेफरेबल देन ऑरेंज, कभी भी उसकी प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी। ये सारी चीजें समझ आ गई। अब बीच में मैंने एक पॉइंट छोड़ा था जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप में ही इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। सिंपली पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये एक बहुत बड़ी असम्पशन है इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस की। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि घर आई लक्ष्मी को मना नहीं किया जाता। ठीक है, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस में हम क्या बोलते हैं कि इंसान को जितना ज्यादा देते रहो उतना खुश होगा। अगर बिट्टू के जन्मदिन पे किसी ने कोई गिफ्ट दिया है जो हमारे काम का भी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, इसको बेड में रख दो, बिट्टू की शादी पे बुआ जी को गिफ्ट कर देंगे, बिट्टू का भी पहला जन्मदिन मना रहे हैं हम। तो कहने का सिंपल मतलब है कि हमारे इंडियन हाउसहोल्ड्स में होता ही यही है, चाहे हमें कोई चीज चाहिए भी नहीं है फिर भी हम उसको गिरेंगे नहीं, हम उसको किसी को वापस नहीं करेंगे, हम उसको बेड में डाल के रख देंगे कि कोई बात नहीं, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद यूज आएगा पर हम उसको यूज करेंगे। तो हम लोग जितना ज्यादा सामान घर में भरते रहते उतना खुश होते रहते, कभी सामान गिरते नहीं है। मोर इज बेटर। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंसान हमेशा ज्यादा सामान पाकर खुश होता है। हायर द क्वांटिटी हायर द सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर गेट्स। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोले तो कि इंसान को किसी भी चीज की जितनी ज्यादा क्वांटिटी मिलती रहेगी उतना ज्यादा वो खुश होता रहेगा, उतनी ज्यादा उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ती रहेगी। लेकिन उसके पास जितनी कम क्वांटिटी होगी उतनी कम सेटिस्फैक्शन होगी, चाहे उसको वो चीज चाहिए नहीं चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसको, अगर मैं कहती हूँ कि एप्पल इज मोर प्रेफरेबल देन ऑरेंज, ठीक है, तो एप्पल इज मोर प्रेफरेबल देन ऑरेंज है, बट स्टिल अगर उसको ऑरेंज की ज्यादा क्वांटिटी मिलती रहेगी वो ऑरेंज से भी खुश होता रहेगा, बिकॉज हायर द क्वांटिटी विल ऑलवेज गिव हायर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोलता है? मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। सो इंडिफरेंस कर्व इज डिराइव्ड बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ज्यादा सामान हमेशा ज्यादा खुशी देगा। ये सारे हमारे हैं अजम्पशंस इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के। 2 सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है, 3 इनफैक्ट कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मोनोटोनिक
मोनोटोनिक प्रेफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें मिनिमम 2 गुड्स चाहिए ही चाहिए ताकि दोनों को कंपेयर करके रैंक कर सको। और तीसरी चीज कि उन दोनों गुड्स के रिलेटिवली जो प्रेफरेंस है कंज्यूमर की वो चेंज नहीं होगी। इफ एप्पल इज प्रेफर्ड ओवर ऑरेंज तो वो हमेशा एप्पल को ही प्रेफरेंस नंबर 1 देगा। ठीक है, अब आती है बात बेटा जी मेरे पास इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। तो जैसे मैंने बोला इंडिफरेंस कर्व में तुम रैंक करते हो, कंपेयर करते हो और बोलते हो ये रैंक 1 है, रैंक 2 है। ठीक है जी, सो इंडिफरेंस कर्व देखो क्या है, इट इज अ ग्राफ। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफ है विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, हमेशा 2 गुड्स चाहिए होंगी, दैट गिव्स द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी, दैट गिव्स द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी। ईच पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स दैट कंज्यूमर इज indifferent between the two and all the points give him the same utility। इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पर लिखकर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखो नाम क्या है मेरे पास, इंडिफरेंस कर्व। कर्व का तो सिंपल क्या मतलब हो गया बेटा जी, एक ग्राफ, एक डायग्राम, एक है ना एक्स वाई एक्सिस वाला ग्राफ। ठीक है, इनडिफरेंस का क्या मतलब है, देखो डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंस मतलब अलग अलग, इनडिफरेंस मतलब कि देयर इज नो डिफरेंस, इनडिफरेंस का माने तो सेम। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग बट इनडिफरेंस का मतलब होता है कि सेम। ठीक है, तो इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफ है, उस ग्राफ पे ना मैं जितने मर्जी पॉइंट बना दूं। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व देखो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है और कहते हैं मैं इस पूरे ग्राफ पे जितने मर्जी पॉइंट बना दूं, मैंने एक पॉइंट यहां बनाया, ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहां बनाया, एक पॉइंट मैंने यहां बनाया, मैं जितने मर्जी पॉइंट बनाती रहूं इस ग्राफ के ऊपर, हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कंज्यूमर इनडिफरेंट होने वाला है। मतलब क्या है, देखो मतलब क्या है, इस ग्राफ पे मैं क्या शो कर रही हूँ, यहाँ पे लेट्स से मैं एप्पल शो कर रही हूँ एंड लेट्स से यहाँ पे मैं ऑरेंज शो कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एप्पल शो कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ऑरेंज शो कर रही हूँ, ओ वाई एक्सिस पे, ओ एक्स एक्सिस पे। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो जो ए वाला पॉइंट है, यहाँ पर ऑरेंज हम इतना खरीद रहे हैं, एप्पल इतने खरीद रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मेरा सी पॉइंट है, यहाँ पे देखो ऑरेंज कम कर दिया मैंने, एप्पल ज्यादा कर दिया मैंने, तुम्हें दिख रहा है। सिमिलरली डी पॉइंट पे देखो ऑरेंज और कम कर दिया मैंने, एप्पल और ज्यादा कर दिया मैंने। ठीक है, सिमिलरली ई पॉइंट पे ऑरेंज और कम हो जाएगा, ठीक है, एप्पल और ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मैं चाहे एप्पल की ज्यादा क्वांटिटी खरीदूं, ऑरेंज की कम खरीदूं, या ऑरेंज की बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदूं, एप्पल की कम खरीदूं, दोनों ही केसेस में मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दोनों ही केसेस में मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। देखो खुशी कब होगी, ज्यादा सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी, जब क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना, अगर मैं अपनी गिवन इनकम में बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले लूं कि ऑरेंज भी ज्यादा ले लिया, एप्पल भी ज्यादा मिल रहा है सेम इनकम में, तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगी। लेकिन अगर मेरी इनकम लिमिटेड है और उस लिमिटेड इनकम में मैं एक को कम करके दूसरे को बढ़ा रही हूं, तो वहां पे मेरी सेटिस्फैक्शन सेम रहेगी। मैं क्या कर रही हूं, देखो मैं ऑरेंज को डिक्रीज कर रही हूं ताकि मैं एप्पल को इंक्रीज कर सकूं। तुम्हें दिख रहा है, मैं ऑरेंज को डिक्रीज कर रही हूं ताकि मैं एप्पल को इंक्रीज कर सकूं। और ये क्यों करते हैं हम, अगर तुमने पिछला पार्ट देखा है मैंने वहां भी बताया था कि हम इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि हमारी इनकम जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, अगर मेरे पास 100 रुपए है, मैं 100 रुपए खर्च करना चाहती हूँ, तो मेरे पास इस 100 रुपए में क्या क्या ऑप्शन है, मेरे पास इस 100 रुपए में ऑप्शन है कि मैं सिर्फ एप्पल ही ले लूं, ऑरेंज लूं ही नहीं, या मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं एप्पल लूं ही नहीं और सिर्फ ऑरेंज ले लूं। मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि आधा 50% पैसा मैं एप्पल पे लगा दूं, 50% पैसा मैं ऑरेंज पे लगा दूं। मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं 30% पैसा एप्पल पे लगाऊं, 70% पैसा ऑरेंज पे लगाऊं। मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं कुछ भी और चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि लिमिटेड इनकम में इस 100 रुपए के अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बोलती हूँ कि लिमिटेड इनकम में मैं 60% पैसा एप्पल पे लगा दूं और 60% पैसा ऑरेंज पे लगा दूं, मतलब ये तो 120% हो गया। समझ रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये कब होगा, जब मेरी इनकम ही बढ़ जाएगी। ये कब होगा, मेरी जब इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि मैं लिमिटेड इनकम में एप्पल भी 60 रुपए के खरीद रही हूँ और जो ऑरेंज है वो भी 60 रुपए के खरीद रही हूँ, 60 और 60 120 हो गया। ये तब हो सकता है जब मेरी जो है इनकम बढ़ जाएगी, 120 रुपए हो जाएगी। ठीक है, लिमिटेड इनकम में मैं जो है दोनों चीजें इंक्रीज नहीं कर सकती। अगर मुझे एप्पल ज्यादा चाहिए तो मुझे ऑरेंज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर मुझे ऑरेंज ज्यादा चाहिए तो एप्पल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर सिर्फ एप्पल चाहिए तो ऑरेंज जीरो करना पड़ेगा, अगर ऑरेंज बहुत सारे चाहिए तो एप्पल जीरो करना पड़ेगा। तो क्योंकि मेरे लिमिटेड इनकम है तो एक को गेन करने के लिए हमेशा किसी भी दूसरे को सेक्रीफाइस
किसी भी दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड ये जो गेन और सेक्रीफाइस मैं कर रही हूं, ये मैं इस तरीके से करूंगी, ये मैं इस तरीके से इनकी गेन और सेक्रीफाइस की रेशो बनाऊंगी कि मुझे हर एक कॉम्बिनेशन पे सेम सेटिस्फैक्शन मिले। जो सेटिस्फैक्शन, जो खुशी मुझे आधा एप्पल और आधा ऑरेंज लेकर मिल रही थी कि 50% 50 रुपए के एप्पल खरीदे, 50 रुपए के ऑरेंज खरीदे, सेम खुशी मुझे मिलेगी, सेम खुशी मुझे मिलेगी अगर मैं 100 के 100 रुपए सिर्फ एप्पल पे खर्च कर दूं। सिमिलरली जो खुशी मुझे मिल रही थी 30 रुपीज एप्पल पे खर्च करके, 70 रुपीज ऑरेंज पे खर्च करके, ये सेम खुशी मुझे मिलेगी अगर मैं 100 के 100 रुपए ऑरेंज पे खर्च कर दूं। समझ रहे हो? मैं सारी कॉम्बिनेशन इस हिसाब से बनाऊंगी, सारे कॉम्बिनेशन इस हिसाब से बनाऊंगी कि मुझे सेम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। और तुम्हें एक चीज समझ आ रही होगी कि क्योंकि मैं एक गेन करके दूसरा एक सेक्रीफाइस करके दूसरा गेन कर रही हूँ, तो मेरी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी नहीं। मेरी सेटिस्फैक्शन कब बढ़ेगी? जब मुझे एप्पल भी ज्यादा मिल रहा है, ऑरेंज भी ज्यादा मिल रहा है। देखो मैंने क्या बोला, तो देखो मैंने क्या बोला, मैं यहां से हम देखते हैं टेबल में से। देखो मैंने क्या बोला कि मेरे पास दो चीजें हैं, एक्स और वाई है, ठीक है जी, मेरे पास दो चीजें हैं, एक्स और वाई है। अगर मुझे एक को बढ़ाना है तो मुझे दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इनकम लिमिटेड है। मैं अपने लिमिटेड इनकम में एक एप्पल खरीद सकती हूँ, लेट्स सी एप्पल है एंड लेट्स सी ऑरेंज है। मैं अपने लिमिटेड इनकम में एक एप्पल और 15 ऑरेंज खरीद सकती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एप्पल और खरीदने हैं, मुझे तो एप्पल ज्यादा पसंद है, तो मैं एप्पल ज्यादा खरीदना चाहती हूँ, तो मुझे ऑरेंज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे ऑरेंज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मुझे एक एप्पल खरीदने के लिए ये ऑरेंज जो है वो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे 4 ऑरेंज सेक्रीफाइस कर दिए सिर्फ एक एप्पल खरीदने के लिए, सिर्फ एक एप्पल खरीदने के लिए। सिमिलरली फिर से एक एप्पल मुझे खरीदना था, क्योंकि अभी भी मुझे और एप्पल चाहिए, अभी भी और एप्पल मुझे चाहिए, तो मैंने फिर से यहाँ पर जो है सेक्रीफाइस किया। मैंने क्या किया? फिर से देखो यहाँ पे ऑरेंज का जो है सेक्रीफाइस किया। यही चीज हम यहाँ पर देखते हैं। देखो पहले मैंने कितना किया, देखो यहाँ पर तुम देखो, हमने क्या कहते हैं, एक एप्पल खरीदने के लिए 1 से 2 पे जाने के लिए ऑरेंज कितने सेक्रीफाइस करे भैया जी? 4 ऑरेंज सेक्रीफाइस कर दिए। फिर यहाँ पर देखो मैंने फिर से ऑरेंज सेक्रीफाइस किए एप्पल खरीदने के लिए, लेकिन इस टाइम मेरा सेक्रीफाइस कम था। देखो पहले मैंने 4 ऑरेंज सेक्रीफाइस किए, अब कितने किए? अब सिर्फ और सिर्फ 3 ऑरेंज सेक्रीफाइस किए। फिर से एक एप्पल पाने के लिए मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ऑरेंज। क्यों सेक्रीफाइस करना है? क्योंकि इनकम लिमिटेड है, दोनों चीजें ज्यादा नहीं खरीद सकती, एक ज्यादा खरीदना है तो दूसरा कम करना पड़ेगा, लिमिटेड इनकम है, ठीक है। तो लेकिन इस बार मैंने सेक्रीफाइस कितना किया? सिर्फ 2। और एक बार फिर से एक एप्पल पाने के लिए मैंने ऑरेंज सेक्रीफाइस किया, बट इस बार मैंने ऑरेंज कितना सेक्रीफाइस किया? सिर्फ 1। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर मुझे एक चीज को ज्यादा खरीदना है, दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन शुरू में मैं ज्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाती हूँ, धीरे धीरे मैं सेक्रीफाइस भी कम करने लग जाती हूँ। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? तो अगर तुमने पिछले लेक्चर सुने, तुम्हें पता होगा एक चीज होती है, एक लॉ होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये लॉ हमें क्या बोलता है कि देखो, ये लॉ मुझे क्या कहता था कि भैया अगर तुम्हारे पास किसी भी चीज की क्वांटिटी ज्यादा होने लग जाएगी, किसी भी चीज की क्वांटिटी ज्यादा होने लग जाएगी, उस चीज से मिलने वाली खुशी कम होने लग जाएगी। सिंपल भाषा में इस लॉ ने क्या बोला था? जैसे जैसे किसी भी चीज की क्वांटिटी तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा होने लग जाएगी, उससे मिलने वाली खुशी कम हो जाएगी। जैसे शुरू में तुम्हें टॉयज अच्छे लगते हैं, फिर जब उस टॉय से बोर हो जाते हो तो फिर वो टॉय कूड़े में भी चला जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू में तुम्हें कोई भी तुम्हारा दोस्त हो सकता है, बहुत अच्छा लगता है, अगर वो सारा दिन तुम्हारे साथ चिपका रहे, सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहे, तुम उससे बोर होने लग जाओगे, तुम उससे तंग होने लग जाते हो, ठीक है। सो कोई भी चीज की क्वांटिटी बढ़ेगी, उससे मिलने वाली खुशी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे एप्पल की क्वांटिटी बढ़ रही है, एप्पल से मिलने वाली खुशी कम होती जा रही है। अरे अब मुझे अगर एप्पल से सेम खुशी मिल ही नहीं रही, तो मैं एप्पल खरीदने के लिए सेम सेक्रीफाइस क्यों करूंगी? पहले मुझे एप्पल चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि सिर्फ एक ही एप्पल था, तो मुझे एप्पल ज्यादा चाहिए था, तो मैं 4 ऑरेंज सेक्रीफाइस करने को तैयार थी। पर जैसे जैसे एप्पल मेरी लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं, उनसे मिलने वाली खुशी मेरे पास कम होती जा रही। तो जब मैं सेम खुशी मुझे मिल ही नहीं रही, चौथा एप्पल खरीद के, 5वां एप्पल खरीद के, तो मैं सेम नंबर ऑफ ऑरेंज क्यों सेक्रीफाइस करूंगी? पहली बारी में तो मैं कह रही थी कोई बात नहीं, 4 ऑरेंज ले लो पर एप्पल दे दो, कोई बात नहीं, मुझे चाहिए एप्पल। पर जब मुझे 2 एप्पल मिल गए तो मैंने बोला यार इतना भी कीमती नहीं है एप्पल, तो अब मैं सिर्फ 3 ऑरेंज दूंगी। फिर यार अब तो और भी कम कीमत लग रही है, तो मैं 2 ऑरेंज दूंगी, फिर सिर्फ 1 ऑरेंज दूंगी एक एप्पल खरीदने के लिए। समझ आ रही है चीज कि मेरे पास, क्योंकि मेरी इनकम लिमिटेड है,
तो अगर मुझे एक चीज ज्यादा खरीदनी है दूसरी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे एक चीज ज्यादा गेन करूंगी दूसरी को सेक्रीफाइस करूंगी तो जो गेन कर रही हूँ उससे मिलने वाली खुशी कम होने लग जाएगी, विच इज वाई जो सेक्रीफाइस कर रही हूँ उसका सेक्रीफाइस भी मैं कम करने लग जाऊंगी। और देखो देखो अब मैं गेन और सेक्रीफाइस की रेशो अगर मैं निकालूं कि मैंने कितना गेन किया और कितना सेक्रीफाइस किया, इसकी मैं रेशो निकालूं। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, माने तो डेल्टा, ठीक है, ट्राइंगल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, माने तो वाई एक्सिस पे जो भी चीज थी मेरे पास, जो भी गुड्स थी मेरे पास, उनको मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे जो भी चीज थी मेरे पास, जो भी गुड्स थी मेरे पास, उसको कितना गेन किया, ऐसे करके मैंने एक रेशो निकाली। तो पहली बारे में देखो डेल्टा माने तो चेंज, 15 माइनस 11 कितने का चेंज आया, 4 का, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे कितना गेन किया, गेन कितना 2 माइनस 1 कितने का गेन हो रहा है, 1 का, तो 4 अपॉन 1 4, फिर ऐसे ही 11 माइनस 8 3 अपॉन 1 3, फिर 2 अपॉन 1 2, फिर 1 अपॉन 1 1। तो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सिंपल भाषा में बोला जाए सेक्रीफाइस इज टू गेन का रेशो, सिंपल भाषा में बोला जाए सेक्रीफाइस इज टू गेन का रेशो। एक चीज याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना कि देखो हमेशा एक को गेन करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जिस भी चीज को तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो वो हमेशा वाई एक्सिस पे आनी चाहिए, और जिस भी चीज को बेटा तुम गेन कर रहे हो वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आनी चाहिए। और इसीलिए सेक्रीफाइस वाली चीज, वाई एक्सिस वाली चीज को एक्स एक्सिस वाली चीज यानी गेन वाली चीज से मैंने डिवाइड करा है, और मैंने क्या निकाला है, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार मैं इसको फिर से तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, आराम से सुनना। मैंने क्या बोला, हमेशा एक चीज को गेन करने के लिए दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि मेरी इनकम लिमिटेड है। ठीक है, जैसे जैसे मैं एक एक ज्यादा गेन करती चली जाऊंगी इससे मिलने वाली खुशी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो मैं सेक्रीफाइस करूंगी वो सेक्रीफाइस भी मेरा जो है वो कम होता चला जाएगा। पहले मैंने 4 सेक्रीफाइस किया, फिर 3, फिर 2, फिर 1 सेक्रीफाइस किया। देखो अगर मैं सेक्रीफाइस अपॉन गेन का रेशो निकालती हूँ जिसका क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी एक्स एक्सिस वाली यानी वाई एक्सिस वाली चीज में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाली चीज में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, ये रेशो निकाल रही हूँ सिंपली सेक्रीफाइस इज टू गेन का रेशो। ये रेशो जो है बेटा मेरा लगातार गिरता चला जाएगा, लगातार गिरता चला जाएगा। तुम देख रहे हो ये रेशो जो है लगातार डिक्लाइन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा इनिशियली मुझे एप्पल से जितनी खुशी मिल रही थी अब मिल नहीं रही है, तो अब मैं सेक्रीफाइस कम करती जा रही हूँ। पहले तो 4 सेक्रीफाइस कर दिया था, फिर मैंने सिर्फ 3 ही सेक्रीफाइस किया, फिर 2 सेक्रीफाइस किया, फिर 1 सेक्रीफाइस किया। क्योंकि मैं सेक्रीफाइस कम करती जा रही हूँ तो ये जो रेशो है मेरी गिरती जा रही है। इस रेशो का जो नाम है वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मार्क कर लेना, और इस रेशो का नाम लिख लेना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। और इस रेशो का नाम क्या लिख लेना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सिंपल भाषा में, छोटी भाषा में MRS इस रेशो को बोला जाता है। सिंपल भाषा में ये रेशो क्या है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन की रेशो है। जो भी सेक्रीफाइस करोगे हमेशा वाई एक्सिस पे लिखोगे, जो भी गेन करोगे हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखोगे। सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इसका फॉर्मूला होता है। अब एक चीज तुम्हें और मैं बता दूं बेटा, हमेशा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किस चीज का फॉर्मूला होता है, किसी भी ग्राफ का, किसी भी कर्व का अगर तुम्हें स्लोप निकालना होता है तो स्लोप का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, वाई एक्सिस में कितना चेंज आया डिवाइड बाय एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया। किसी भी चीज का, दुनिया में किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये दुनिया के किसी भी ग्राफ के लिए लागू होता है, नॉट जस्ट इन डिफरेंस कर्व का ग्राफ, कोई भी ग्राफ। ठीक है, कि वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया। चेंज का क्या मतलब है, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में कितना फर्क है, 15 माइनस 11। ठीक है, इधर से एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में कितना फर्क है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कितना फर्क है 11 और 8 में, 8 और 6 में। तो मैं कोई भी 2 पॉइंट लूंगी, उनमें आपस में माइनस करके देखूंगी कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको मैं डेल्टा यानी कि चेंज बोलती हूँ। तो किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके निकलता है। इंडिफरेंस कर्व का भी अगर मुझे स्लोप निकालना है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके निकलेगा। अरे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला बनाया था, सेक्रीफाइस अपॉन गेन का रेशो निकाला था, जिसका मैंने नाम रखा था MRS। ये अभी लगाया ना फॉर्मूला मैंने, और इसका फॉर्मूला का नाम क्या रखा मैंने, इनडिफरेंस कर्व के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं किसी भी ग्राफ पे
ये फॉर्मूला लगाऊं तो उस ग्राफ का स्लोप निकल के आ जाएगा। जब इंडिफरेंस कर्व पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो इंडिफरेंस कर्व के लिए मैंने उसका नाम क्या रखा, एमआरएस। तो क्या मैं कह सकती हूँ जो एमआरएस है ये क्या है, स्लोप है। किसका स्लोप है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला ये है किसी भी ग्राफ के स्लोप निकालने का। हर ग्राफ का स्लोप हम निकालते हैं इस फॉर्मूला से, और हर ग्राफ के स्लोप का ना एक नाम रख देते हैं। ठीक है, तो मैं हर ग्राफ पे ये फॉर्मूला लगाती हूँ और उसका स्लोप निकालती हूँ, और हर ग्राफ के लिए ना अलग नाम रख देती हूँ उसके स्लोप का। तो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप का नाम क्या है, मार्शल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कैटेगरी में इसको डाल लेना। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। एमआरएस क्या है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। ठीक है, चलो यहां तक आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब बेटा अगर तुम ये सारे पॉइंट्स वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दो, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 कर दूं। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी अपना था 5 10 15 कुछ ऐसे कर दूं। तो जब मैं इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करूंगी मेरा एक इस तरीके का ग्राफ निकल के आएगा। फिर से मैं तुम्हें ये ग्राफ एक बार बना के दिखाती हूँ। ये जो ग्राफ है देखो बेटा कैसा बनेगा। ये हो गया तुम्हारा ओवाई एक्सिस। हमेशा याद रखना ओवाई एक्सिस पे वो वाली गुड लेते हो जो सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, तुम इसको सिंपली बोलोगे गुड वाई ले रहे हो जो सेक्रीफाइस हो रही है। इधर तुम ले रहे हो गुड एक्स, ये हमेशा वो वाली होने वाली है जिसको तुम गेन करोगे। ये होगा तुम्हारा ओ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब जो तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व बनेगा, बनाओगे कैसे, एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो जो दे रखे थे, सिमिलरली जो वाई एक्सिस पे था उनको जोड़ोगे। ठीक है, लेट्स से ये हो गया 5 10 15। ठीक है, जब मैं इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करूंगी, जो पॉइंट्स मेरे यहाँ पे टेबल में दे रखे हैं, जब मैं इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करूंगी, यानी 1 और 15 को, 2 और 11 को, 3 और 8 को, 4 और 6 को, 5 और 5 को, जब मैं इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करूंगी बेटा, जो मेरा ग्राफ निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके का निकल के आएगा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का निकल के आएगा। इट विल बी लाइक अ सी। ये जो ग्राफ है ये कैसा होगा, सी की तरह। जैसे सी ऐसे होता है, ठीक है, बस इसका ये ऊपर वाला पोर्शन हटा देना है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ जो है मेरा ग्राफ निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सी के जैसा ग्राफ होने वाला है। अगर तुमने साइंस पढ़ी होगी 10th में, और अगर याद है तो इस ग्राफ को क्या बोला जाता है, कन्वेक्स शेप का ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा होगा उल्टा सी, तो इसको कनकेव बोला जाता था, जो कि हमारा इसमें नहीं हो सकता, जो कि हमारा यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा कौन सा ग्राफ होगा, कन्वेक्स शेप का ग्राफ होगा। अगर तुम्हारा ग्राफ उल्टा है, ऐसा है, कनकेव शेप का है, तो वो पूरी तरह से गलत है। वो इंडिफरेंस कर्व की शेप हो ही नहीं सकती। इंडिफरेंस कर्व की शेप क्या होगी, इस तरीके की कन्वेक्स तरीके की शेप होने वाली है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे दो चीजें नोट डाउन करने वाली हैं। पहली चीज, ये ग्राफ जो है डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ जाता हुआ ग्राफ है। डाउनवर्ड अपवर्ड कैसे पता चलता है, डाउनवर्ड अपवर्ड कैसे पता चलता है, देखो मैं अज्यूम कर रही हूँ तुम लोग नए नए क्लास 11th में आए हो, तुम्हें नहीं पता ये चीजें, तो बहुत बेसिक से बेसिक चीज में समझा रही हूँ। हाउ डू यू नो कि ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, तो मुझे खुद से देख के बताओ, ये ऐसे नीचे जा रहा है या ऐसे ऊपर जा रहा है। सोचो, ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है कि ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। व्हाई डू आई कॉल इट डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड। ठीक है, तो लेट्स से एक ग्राफ ऐसा है, लेट्स से एक ग्राफ ऐसा है, तो मैं कैसे पता चलेगा नीचे की तरफ कौन सा जा रहा है, ऊपर की तरफ कौन सा जा रहा है। तो तुम ग्राफ में ओ से एक्स की तरफ देखते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ तुम ग्राफ को रीड करते हो। तुम लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ को रीड करते हो। लेफ्ट से अगर राइट की तरफ ग्राफ नीचे को जा रहा है तो वो डाउनवर्ड है। यहाँ पर देखो, लेफ्ट से राइट, ओ से एक्स की तरफ तुम देखो तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इस ग्राफ को मैं बोलती हूँ अपवर्ड। और अगर ऐसे नीचे आ रहा है, इस ग्राफ को मैं क्या बोलती हूँ, डाउनवर्ड। नीचे की तरफ ये ग्राफ जा रहा है। तो इस केस में तुम देख सकते हो, ओ से एक्स की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ तुम जा रहे हो, तो ग्राफ नीचे आ रहा है, तो इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलोगे। प्लस इसकी जो शेप है वो कन्वेक्स शेप है, तो कन्वेक्स शेप का डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है इंडिफरेंस कर्व का। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड जो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, स्लोप का नाम क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने भी तुम पॉइंट्स बना दो, ए बी सी डी ई, सब पे तुम्हें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो अगर मैं इस ग्राफ पे ए बी सी डी ई जितने मर्जी पॉइंट में इस ग्राफ पे बना दूं, ठीक है, जितने मर्जी पॉइंट्स मैं इस ग्राफ पे बना दूं, हर एक पॉइंट पे मुझे जो है इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। हर एक पॉइंट पे मुझे जो है इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे मैं इधर से सेक्रीफाइस करके इधर गेन कर रही हूँ। सेक्रीफाइस किया,
गेन किया, सेक्रीफाइस किया, गेन किया, सेक्रीफाइस किया, गेन किया, ठीक है। एक और चीज तुम देखना, यहाँ जितना सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे कम किया, यहाँ पे उससे भी कम किया, यहाँ पे उससे भी कम किया, सेक्रीफाइस भी कम होता जा रहा है, जो कि मैंने बताया था कि क्योंकि जो मैं गेन कर रही हूँ, क्योंकि अब वो मैं गेन कर रही हूँ, क्वांटिटी बढ़ रही है, खुशी कम होगी तो सेक्रीफाइस भी कम करने वाली हूँ। ये होगा मेरा इंडिफरेंस कर्व। इस पे जितने भी पॉइंट्स बनाओगे सब पे तुम्हें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इसीलिए इसको इंडिफरेंस कर्व बोला गया था। मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर मोर क्वांटिटी ऑफ अ गुड देन द लेस क्वांटिटी। चाहे वो एप्पल है, चाहे वो ऑरेंज है, चाहे तुम्हें उससे सेटिस्फैक्शन कम मिलती है, ज्यादा मिलती है, पर उसकी ज्यादा क्वांटिटी तुम लेना चाहोगे, ठीक है। चाहे तुम्हें ऑरेंज उतना पसंद भी नहीं है, पर अगर भैया बोले कि सेम दाम में 2 किलो ले जाओ, तो तुम सेम दाम में 2 किलो घर पे ले आओगे, कोई बात नहीं, किसी और को दे देंगे या फिर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तुम्हें हमेशा ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी, ठीक है। So always more quantity of a good is preferred than the lesser quantity. अब ये भी अगेन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। एक एमआरएस के ऊपर पूछा जाता है, एक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो शॉर्ट में, अगर लॉन्ग में नहीं भी आ रहा है, एटलीस्ट शॉर्ट में इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं, पांचों प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है आईसी स्लोप डाउनवर्ड। देखो कोई भी कर्व जो है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, कोई भी ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पर ये लेफ्ट से राइट अगर नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड है, अगर ऊपर जा रहा है तो वो अपवर्ड है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड है। कोई भी ग्राफ डाउनवर्ड क्यों होता है, कोई भी ग्राफ, नॉट जस्ट इंडिफरेंस कर्व। अगर किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग होगा तो वो ग्राफ डाउनवर्ड होगा। जैसे कि हमारे इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप का नाम क्या है, एमआरएस है। तुम देखो एमआरएस डिक्रीजिंग है, तुम देखो एमआरएस डिक्रीजिंग है, 4 3 2 1 एमआरएस डिक्रीज हो रहा है। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है अगर वो डिक्रीज होता है तो उसको जो है हम डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बोलते हैं। वो ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा होता है। लेकिन डिक्रीजिंग स्लोप क्यों होता है किसी भी चीज का, डिक्रीजिंग स्लोप तब होता है किसी भी चीज का, डिक्रीजिंग स्लोप तब होता है जब उसकी जो एक्स एक्सिस वाली चीज है और जो उसकी वाई एक्सिस वाली चीज है उन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, उन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन माने तो किसी भी चीज का स्लोप जो है किसी भी ग्राफ का वो डिक्रीजिंग तब होता है जब कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस वाली चीज भी बढ़ रही होती, वाई एक्सिस वाली चीज भी बढ़ रही होती तो इसका स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग नहीं होता है, एमआरएस डिक्रीजिंग नहीं होता। अगर एक्स एक्सिस वाली भी कम हो रही होती, वाई एक्सिस वाली भी कम हो रही होती तो इसका स्लोप डिक्रीजिंग नहीं होता। पर इस केस में अगर एक गेन करोगे दूसरा सेक्रीफाइस करोगे ही करोगे, ठीक है। या फिर अगर इसको सेक्रीफाइस करोगे तभी इसको गेन करोगे, ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली चीज में, जिसकी वजह से जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है, जिसकी वजह से जो ग्राफ है ऐसा नीचे की तरफ आता हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। अगर मैं दोनों चीजों को सेक्रीफाइस कर रही होती या दोनों चीजों को गेन कर रही होती, ठीक है, अगर x और y दोनों में सेम रिलेशन होता, डायरेक्ट रिलेशन होता, दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं होते, सेम टू सेम होते, तो मेरा ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होता। पर क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। इस वजह से, क्योंकि इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, इस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ निकल के आता है, ठीक है। वन हैज टू सेक्रीफाइस फॉर अनदर, हमेशा एक कम होगा तभी दूसरा बढ़ेगा। इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब ये कन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों है, मैंने तुम्हें यहां भी दिखाया कि जैसे जैसे सेक्रीफाइस कम होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे तुम एक एक ज्यादा गेन करते रहते हो सेक्रीफाइस कम होता चला जाता है, कि जैसे जैसे तुम्हारा जो है एक एक गेन बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो सेक्रीफाइस है वो 4 से 3 हुआ, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ। अगर तुम्हारा सेक्रीफाइस कम नहीं होता तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो कन्वेक्स नहीं होता। अगर सेक्रीफाइस बढ़ता चला जाता तो तुम्हारा जो ग्राफ है वो कनकेव तरीके का ग्राफ होता, जो कि तुम पीपीसी वाले ग्राफ की केस में देख सकते हो। पर इसके केस में मेरा जो सेक्रीफाइस है लगातार कम होता चला जाता है, ठीक है। पहले 4 सेक्रीफाइस किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया, क्योंकि मेरा सेक्रीफाइस गिरता जाता है, ठीक है, विच इज वाई मेरा एमआरएस गिरता जाता है, विच इज वाई हमारा जो है ग्राफ कन्वेक्स होता है, ठीक है, ड्यू टू फॉल इन एमआरएस। देखो मैंने क्या बोला, क्योंकि सेक्रीफाइस गिरता चला जाता है तो एमआरएस गिरता चला जाता है तो ग्राफ कन्वेक्स होता है, ठीक है। द रेट एट विच गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस्ड लेस एंड लेस फॉर कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, ठीक है। तो एक गेन एक्स्ट्रा करने के लिए जो सेक्रीफाइस है तुम उसको कम करते जाते हो। तुम चैप्टर नंबर 1 में पीपीसी कर्व को देखना, पीपीसी कर्व के केस में उल्टा होता है।
उसमें एक गेन करने के लिए सेक्रीफाइस बढ़ाना पड़ता है। पीपीसी कर्व के केस में देखना, चैप्टर 1 में देखना, वहां पर एक को गेन करने के लिए दूसरे का सेक्रीफाइस इंक्रीज होता है, इसीलिए उसकी जो शेप है वो कनकेव होती है। यहाँ पे सेक्रीफाइस कम होता जाता है तो यहाँ पे शेप कन्वेक्स होती है। ठीक है, चलो, हायर इंडिफरेंस कर्व shows higher level of satisfaction। देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस ने मुझे क्या सिखाया, मोनोटोनिक प्रेफरेंस ने सिखाया ज्यादा क्वांटिटी। मोनोटोनिक प्रेफरेंस ने मुझे क्या सिखाया कि अगर मुझे हमेशा किसी भी चीज की ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी तो उससे मिलने वाली खुशी भी ज्यादा होती चली जाएगी, उससे मिलने वाली जो खुशी है, अरे एक आंख अलग हो गई, उससे मिलने वाली जो खुशी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। अब जो देखो मेरा इंडिफरेंस कर्व था, ठीक है, अब जो मेरा इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ था वो ऐसा था। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेती हूँ, यहाँ पर लेट्स से मेरे पास ऑरेंज है 10 और एप्पल है 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेती हूँ तो ऑरेंज है 5, एप्पल है 2। ठीक है, तो मैं हमेशा सेम इंडिफरेंस कर्व पे, सेम ग्राफ पे, इसको मैं आई से लिख रही हूँ, इंडिफरेंस कर्व लिख रही हूँ, सेम ग्राफ पे अगर कोई भी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट बनाऊंगी तो मुझे हमेशा एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरे को गेन करने के लिए। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक नया इंडिफरेंस कर्व बनाऊं, एक नया इंडिफरेंस कर्व बनाऊं और मैं इसको नाम दे दूं IC2, अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब हो जाओ इरेज। अब अगर मैं इस इंडिफरेंस कर्व पे कोई पॉइंट लेती हूँ, बिल्कुल इसके पैरेलल ले लेती हूँ, बिल्कुल इसके पैरेलल, यहाँ पर एंड यहाँ पर, ठीक है, जो ये पॉइंट था बिल्कुल इसके पैरेलल मैंने ले लिया, तुम यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो तुम क्या होगा, ऑरेंज तो 10 मिल रहे हैं, ऑरेंज तो यहाँ पे 10 मिल रहे हैं, पर एप्पल कितने मिल रहे हैं, एप्पल लेट्स से 5 मिल रहे हैं। तो कैन यू सी, जो मैंने नया ऊपर हायर आईसी बनाया वहां पे मुझे बिना ऑरेंज सेक्रीफाइस किए ज्यादा एप्पल मिल गए, वहां पे मुझे बिना ऑरेंज सेक्रीफाइस किए ज्यादा एप्पल मिल गए। लेकिन पिछले वाले में, इस वाले ग्राफ में तो मैं कभी 5 एप्पल ले ही नहीं पाती ऑरेंज को सेक्रीफाइस करे बिना। तो अगर मैं ज्यादा ऊपर एक इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगी वो मुझे क्या दर्शाएगा कि मैं ऑरेंज भी ज्यादा ले सकती हूँ, मैं एप्पल भी ज्यादा ले सकती हूँ, बिना ऑरेंज को सेक्रीफाइस किए मैं ज्यादा एप्पल ले पा रही थी। समझ रहे हो, मैं यहाँ पे ऑरेंज भी ज्यादा ले पा रही हूँ, एप्पल भी ज्यादा ले पा रही हूँ। तुम देखो 15 ऑरेंज इस ग्राफ पे अगर मुझे लेने थे तो मुझे एप्पल लेट से आधा ही लेना पड़ता, पर इस ग्राफ पे 15 ऑरेंज के साथ साथ मैं 3 एप्पल ले पाऊंगी। तो अगर मैं एक हायर आईसी बनाऊंगी तो वो पिछले वाले से ऊपर होगा, पिछले वाले से ऊपर होगा मतलब उसमें क्वांटिटी ज्यादा होगी, मतलब उसमें क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी तो खुशी ज्यादा होगी। खुशी ज्यादा हो नहीं सकती क्योंकि इंडिफरेंस कर्व ने क्या बोला है कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे तो सेम सेटिस्फैक्शन है। इस इंडिफरेंस कर्व पे मैं ABCD जितने भी पॉइंट्स बनाऊं तो इस इंडिफरेंस कर्व पे तो सेम सेटिस्फैक्शन है। तो अगर मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए, अगर मुझे ज्यादा खुशी चाहिए तो वो इस इंडिफरेंस कर्व पे तो नहीं मिलेगी, उसके लिए मुझे एक नया इंडिफरेंस कर्व बनाना पड़ेगा जो कि इससे ऊपर होगा। समझ आई चीज? तो यहाँ पे मैं क्या कहती हूँ कि अगर मेरे पास ये सारे इंडिफरेंस कर्व हैं IC1, IC2, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, अगर मेरे पास ये तीनों इंडिफरेंस कर्व्स हैं तो ये सबसे हायर है, IC3 सबसे हायर है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। IC2 इसके नीचे है तो सेकंड नंबर पे इसकी क्वांटिटी मिलेगी और इसकी खुशी मिलेगी। IC1 सबसे नीचे है तो इसमें सबसे कम क्वांटिटी मैं ले सकती हूँ तो सबसे कम खुशी इसमें मिलेगी। हायर द इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज गिव मी हायर सेटिस्फैक्शन। अच्छा, अगर मैं एक ही ग्राफ में 1 2 3 4 5 इंडिफरेंस कर्व बना दूं, एक ही OY/OX एक्सिस का ग्राफ बनाऊं और उसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स बना दूं, इंडिफरेंस कर्व्स का पूरा परिवार बना दूं, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, इंडिफरेंस, उसको मैं कर्व नहीं बोलूंगी, फिर उसको मैं क्या बोलूंगी, इंडिफरेंस मैप, उसको क्या बोलूंगी, इंडिफरेंस मैप मैं बोलने वाली हूँ। ठीक है, इंडिफरेंस मैप क्या होगा कि अगर मैं एक ही ग्राफ में 1 2 3 4 5 बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स बना दूं तो वो इंडिफरेंस कर्व्स की जो पूरी फैमिली बन जाएगी उसको क्या बोलूंगी, इंडिफरेंस मैप बोलती हूँ। एंड हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव मी हायर सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ द हायर क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ द मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ठीक है जी, चलो, तो हायर IC will always give me higher satisfaction because of monotonic preference वाला, which means कंजम्पशन ज्यादा होगी, सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगी। ठीक है,
टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ इसका, देखो तुम्हें पता है ना, इस इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट है, ए है बी है, ए और बी मुझे हमेशा सेम सेटिस्फैक्शन देंगे क्योंकि ये दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व पे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया सी, सी जो है वो मुझे पक्का बात है ए से और बी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। क्यों? क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेती हूँ डी, तो पक्की बात है डी मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा क्योंकि वो सबसे हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। लेकिन अब एक चीज सोच के देखो, अगर मैं एक ग्राफ, ये जो IC2 वाला जो ग्राफ है, ठीक है, अगर मैं IC2 वाले ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करूं और इसको ऐसे बना दूं कि इसको कट करता हुआ जा रहा है, IC2 वाला जो मेरा ग्राफ है वो IC1 को कट करता हुआ अगर जाए तो क्या होगा? अरे वैसे तो IC2 को हायर होना चाहिए था, तो हायर सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए थी। देखो यहाँ पे पॉइंट सी जो है वो ए और बी से ऊपर है, तो ए और बी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पॉइंट डी बनाती हूँ तो वो IC1 पे भी है, IC2 पे भी है, तो पॉइंट डी तो दोनों पे आ गया। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक नहीं हो गया? समझ रहे हो? हायर आईसी पे हायर सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है, लेकिन सेम आईसी पे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो अगर हायर आईसी नीचे वाले के बराबर हो जाता है तो डी वाला पॉइंट जो है वो सी के बराबर भी है, डी वाला पॉइंट जो है वो ए और बी के बराबर भी है, फिर तो सी को ए और बी के बराबर होना चाहिए, पर ये तो नहीं है। तो दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन, पर जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर तो सेम सेटिस्फैक्शन होगी, लेकिन फिर हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन भी देता है। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि IC2 ऐसे काट के IC1 को चला जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा? हमेशा इंडिफरेंस कर्व ऐसे रहने वाले हैं, इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसे रहने वाले, कभी भी वो ऐसे काट के नहीं जा सकते, एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। एक लास्ट पॉइंट जो फिफ्थ मेरा इसमें प्रॉपर्टी आता है वो ये बोलता है कि जो मेरा इंडिफरेंस कर्व है ना, तुमने अगर देखा हो मैंने इसको y एक्सिस के साथ भी यहाँ पे टच नहीं किया और x एक्सिस के साथ भी यहाँ पे मैंने टच नहीं किया। तुम देख रहे हो मैंने जो इंडिफरेंस कर्व बनाया है, मैंने ऐसे नहीं बनाया, ऐसा बनाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको टच करा दूं x एक्सिस पे, तो यहाँ पे x कितना है? x है लेट्स से 5, पर y कितना है? 0। सिमिलरली यहाँ पे x कितना है? 0, y कितना है? लेट्स से 10। कैन यू सी कि यहाँ पर y एक्सिस वाला कोई चीज नहीं है, y एक्सिस 0 है और यहाँ पे x एक्सिस 0 है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कमोडिटी है x और यहाँ पे सिर्फ एक ही कमोडिटी है y। और मैंने तुम्हें शुरू में बोला था हमें मिनिमम 2 गुड्स तो चाहिए ताकि हम दोनों को आपस में कंपेयर कर सके, रैंक कर सके। तो बेटा जी जो हमारे इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी ना तो x एक्सिस को टच करेंगे ना ही y एक्सिस को टच करेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने टच किया तो इसका मतलब है कि जो x एक्सिस और जो y एक्सिस पे जो चीजें हैं वो दोनों में से कोई एक जो है वो 0 हो गई है। तो 2 गुड्स यहाँ पर हो नहीं पा रही है, विच इज वाई ये कभी x और y एक्सिस को टच नहीं करती, क्योंकि बेयर मिनिमम 2 गुड्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो पांचवी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या आती है कि इंडिफरेंस कर्व्स नेवर टच x एक्सिस और y एक्सिस, क्योंकि हमें जो है 2 चीजें हमेशा चाहिए होती हैं, ठीक है। हमें जो है 2 गुड्स हमेशा कंपल्सरी होती हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सके, ठीक है जी। अच्छा, फिर इंडिफरेंस कर्व मैप का मैंने बता दिया, व्हेन मोर देन वन कर्व इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ शोइंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट गुड्स ऑन ईच कर्व इट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। तो अगर एक ही ग्राफ पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व दिखाए जाए तो इसको इंडिफरेंस मैप बोला जाएगा। ये देखो ये क्या है? इंडिफरेंस मैप मेरे पास है, क्योंकि एक ही कर्व में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स मैंने दिखाए हैं एक ही ग्राफ पे, ठीक है। तो मैंने अभी तक तुम्हें 5 इसकी प्रॉपर्टीज बता दी हैं एंड लास्टली मैंने तुम्हें इंडिफरेंस मैप बता दिया है कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ठीक है जी। यहां तक मेरा इंडिफरेंस कर्व का पूरा टॉपिक होता है खत्म, जिसमें मैंने तुम्हें बताया इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसका डायग्राम, ठीक है, एंड उसका जो टेबल था वो बहुत कंपलसरी है। MRS क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी ही जाने वाली है। एंड लास्टली छोटा सा पॉइंट है इंडिफरेंस मैप का, वो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं खत्म, एंड अगली क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को कर देंगे समाप्त, ठीक है। बहुत छोटा सा पार्ट है, आधे पौने घंटे का, वो अगली क्लास में हम खत्म कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ।